वेलकम टू द चैनल एच के सर। अभी तक हमने बेप्स के बारे में पढ़ा था, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में। हमने समझा था कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में इसके बारे में क्या कहा गया है, कैसे बेस को इरोड होने से, कैसे शिफ्ट होने से रोका जाएगा, उसके लिए ओईसीडी क्या लेके आया है, ओईसीडी के अंदर कितने एक्शन प्लान्स आए हैं, ओईसीडी क्या होता है। तो 15 एक्शन प्लान्स आए हैं, 15 एक्शन प्लान्स में क्या क्या दिया है, एक ब्रीफ हमने देखा था। फिर उसका हमने फर्स्ट एक्शन प्लान देखा था कि फर्स्ट एक्शन प्लान के अंदर क्या आया था। सो फर्स्ट एक्शन प्लान में हमने देखा था कि डिजिटल इकोनॉमी के बारे में वो बोलता है कि डिजिटल इकोनॉमी, ड्यू टू डिजिटल इकोनॉमी अभी क्या हो रहा है कि हर कोई टैक्स बचाने की कोशिश करता है। हर एमएनसी क्या ट्राई करती है, ऐसी जगह सर्वर को रख देती है जहाँ पे टैक्स निल हो या बहुत कम हो। मतलब टैक्स हेवन कंट्री में वो लोग उस सर्वर को रखते थे, क्योंकि पहले सर्वर जहाँ होता था, जो लोकेशन होता था सर्वर का, उसके अकॉर्डिंग जुरिस्डिक्शन रहता था टैक्स का। ठीक है सर। फिर हमने देखा था कि इंडिया के अंदर अभी तक क्या आया है। टू टैकल दिस इशू, व्हाट इज देयर इन द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। सो हम बात कर रहे थे सेक्शन 911 की। मैं आपको बता रहा था कि सेक्शन 911 के अंदर आपको दिया हुआ है कि इंडिया ने इसके अंदर क्या किया है। तो सेक्शन 911 क्या है कि अमेंडमेंट से पहले देखिए, फाइनेंस एक्ट 2018 के अंदर इसका अमेंडमेंट आया, ओके। बट फाइनेंस एक्ट 2018 में जो अमेंडमेंट आया, उससे पहले क्या होता था, जो अभी तक मैं आपको बता रहा था, इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल बेस्ड नेक्सेस रूल फॉर टैक्सेशन ऑफ बिजनेस इनकम। मतलब जहां पे सर्वर होगा वहीं पर उसका टैक्स लग जाएगा, वही जुरिस्डिक्शन हो जाएगा उसके टैक्स के लिए। बट नाउ द सेक्शन हैज बीन अमेंडेड। ठीक है, इसके अंदर अब क्या हो गया है, फाइनेंस एक्ट 2018 क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स दैट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया शैल कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, अगर कोई भी कंपनी, उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में, तो उसको बिजनेस कनेक्शन मानना है। देखिए, फॉर आर्टिकल 1 दिस मच इज ओनली रेलेवेंट, बट इससे कुछ भी क्लैरिटी तो नहीं आ रही है, कुछ भी क्लियर तो नहीं हो रहा है कि क्या है ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, बिजनेस कनेक्शन, ये सब क्या है। तो अगर आप सेक्शन 9(1) की डेफिनेशन एज अ कंप्लीट देखेंगे, कंप्लीट डेफिनेशन, तो सेक्शन 9(1) क्या बोलता है कि इन एनी इनकम विच अक्रू और अराइज इन इंडिया, कोई भी इनकम जो इंडिया के अंदर अक्रू होती है या अराइज होती है, उसको आपको टैक्स करना है। ठीक है, वो इनकम टैक्सेबल है इन इंडिया। और वो इनकम जो अक्रू और अराइज होएगी थ्रू एनी बिजनेस कनेक्शन, ध्यान दीजिएगा आप इस चीज पे, इफ एनी इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया थ्रू एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अब थ्रू एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया और थ्रू एनी असेट इन इंडिया, मतलब कोई बाहर की कंपनी है, ठीक है, उसका अगर इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है, तो ये सेक्शन 9 उसको लग जाएगा, सेक्शन 9 वहां पे इन्वोक हो जाएगा और इंडिया से रिलेटेड उसकी इनकम बाद में टैक्सेबल हो जाएगी। अब बिजनेस कनेक्शन को प्रूव करने के लिए, बिजनेस कनेक्शन कैसे प्रूव होगा कि इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है कि नहीं है, तो उसके लिए काफी रूल्स दिए हुए हैं। आप सेक्शन 9(1) में देखेंगे तो हैबिचुअली अगर वो ऑर्डर ले रही है, मतलब बाहर की कंपनी है जो इंडिया में हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट्स ले रही है, या हैबिचुअली उसने एक वेयर हाउस बनाया हुआ है जहाँ पे वो गुड्स स्टोर कर रही है, हैबिचुअली परचेज कर रही है, ऐसे काफ़ी रूल्स है सेक्शन 9(1) में। ठीक है, बट अब आर्टिकल 1 इज रिलेटेड टू डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो कुछ भी अगर आप डाउनलोड करते हैं इंडिया के अंदर, कोई भी नॉन रेजिडेंट है जो डाउनलोडिंग से, अपलोडिंग से, डिजिटलाइज करके, जो हमारी थ्रेश होल्ड है 1 लाख से ऊपर वाली जो हमने वहां देखी थी, वो थ्रेश होल्ड से ऊपर अगर कुछ भी कमाता है तो उसको यहाँ पे सेक्शन 9(1) इन्वोक हो जाएगा फॉर डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्लियर हुआ, सेक्शन 9(1) क्लियर हुआ होगा कि बिजनेस कनेक्शन क्या होता है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या होता है, ये हमको समझ में आ गया। सेक्शन 9(1) क्लियर हुआ यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, आर्टिकल 1 यही है। आर्टिकल 1 हमने जो पहले लेक्चर में देखा था तो उसको विस्तार में देख लिया था।
वो हो गया था। अभी सेक्शन 911 हमने देख लिया है रिलेटेड टू आर्टिकल 1। तो ये हमारा सेक्शन 911 एंड आर्टिकल 1 इज ओवर। इसमें कुछ भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आप और समझना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसको आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में मुझे क्वेरीज लिख सकते हैं। देन कम्स एक्शन प्लान 2। आई मस्ट से ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्शन प्लान है। बहुत डिफ़िकल्ट इसकी लैंग्वेज है, अगर आपने पढ़ी होगी मॉड्यूल के अंदर तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है इसकी। क्या है ये? न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट्स। हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट क्या होते हैं सर? क्या मतलब है इसका? न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। तो आपने इससे ठीक है, वर्ड मीनिंग तो समझ में आ ही रहा है कि कुछ हाइब्रिड मिसमैच कुछ है जो कि खराब सी चीज़ है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, उसको न्यूट्रल करना है ताकि वो खराब चीज़ न्यूट्रल हो जाए, ऐसा कुछ रूल्स लाना है। ये एक्शन प्लान 2 में होगा। तो ये खराब चीज़ क्या है? ये खराब चीज़ है हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। ठीक है सर, ये हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट इज अ नॉट अ गुड थिंग। तो वो क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट दैट एक्सप्लॉइट्स अ डिफरेंस इन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एन एंटिटी और एन इंस्ट्रूमेंट अंडर द लॉज ऑफ 2 और मोर टैक्स जुरिसडिक्शंस टू अचीव डबल नॉन टैक्सेशन। क्या मतलब हुआ इसका? हाइब्रिड मिसमैच क्या होता है? ये दो कंट्रीज के बीच में उनके डायरेक्ट टैक्स के जो लॉज होते हैं उसको एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, एवरीथिंग इज अराउंड द 2 कंट्रीज। हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि 2 कंट्रीज बीच में जो भी टैक्स के लूप होल्स होते हैं उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, बेस इरोड करते हैं, प्रॉफिट शिफ्ट करते हैं, और उसकी वजह से बेप्स आया, उसकी वजह से एक कंट्री को हानि होती है टैक्स की। इसके अंदर क्या होता है कि टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एन एंटिटी और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आज मान लीजिए मैं यहाँ पे इक्विटी मानता हूँ। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं इक्विटी मानता हूँ, हो सकता है उसी इंस्ट्रूमेंट को दूसरे कंट्री के अंदर डेट माना जाए। ठीक है, डेट यानी कि डिबेंचर भी हो सकता है वो। तो यहाँ इक्विटी है और वहाँ क्या है? डिबेंचर है। तो उसकी वजह से क्या होगा? मैं तो यहाँ पे इक्विटी का अगर कुछ इनकम आता है, मुझे अगर कुछ इनकम आता है तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इफ आई अर्न डिविडेंड इट इज एग्जेम्प्ट। अभी ठीक है, वो आप नए रूल्स 115 बीबीडी है वो सब ठीक है, उसके अलावा इक्विटी डिविडेंड का रेट भी कम है और वो एग्जेम्प्ट भी है, और सामने वाले को उस चीज़ का खर्चा मिल जाता है। कैसे? क्योंकि उसके लिए वो डेट है। तो ये हाइब्रिड मिसमैच हो गया ड्यू टू, क्यों कैसे मिसमैच हुआ कि सामने वाले के लिए को खर्चा मिल गया और यहाँ पे मेरे इनकम एग्जेम्प्ट हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था कि मैचिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, एक जगह खर्चा और दूसरी जगह इनकम, बट यहाँ एग्जेप्ट हो गया। तो इस तरह से हाइब्रिड मिसमैच होता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे, मतलब ये जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट वर्ड है, ये उसके लिए है इन द टेक्स्ट। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा होता है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एन एंटिटी। अभी एंटिटी क्या होता है सर? टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एन एंटिटी में क्या मिसमैच हो सकता है? टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एंटिटी में मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई कंपनी है, ठीक है, या फर्म है। तो इंडिया में क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म टैक्स भरती है और पार्टनर्स जो होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। बट वो ही दूसरी कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में क्या होता है? एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है और पार्टनरशिप होती है। उस पार्टनरशिप फर्म को वो लोग ट्रांसपेरेंट मानते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी वहां पे उसको प्रॉफिट होगा, उस फर्म को जो प्रॉफिट होगा वो किसको टैक्सेबल होगा? वो पार्टनर्स के हैंड्स में टैक्सेबल होगा, ना कि पार्टनरशिप फर्म के हैंड्स में। तो इस तरह से भी मिसमैच करके दोनों में इस चीज को ऐसा स्ट्रक्चर करते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर करते हैं कि दोनों कंट्रीज में दोनों एंटिटीज को फायदा हो। हाउ इज इट अचीव्ड? कैसे कैसे अचीव होता है ये? सो क्रिएशन ऑफ 2 डिडक्शंस फ्रॉम अ सिंगल बोरोअर। अभी एक जगह किसी ने खाली बोरो किया, ठीक है, क्या करते हैं? ऐसा हिसाब बिठाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि एक कंपनी बोरो करती है, बोरो मतलब उधार लिया, उसने डेट लिया, कंपनी से लिया, बैंक से लिया, लोन लिया, उसका डिडक्शन कंपनी ए उठा रही है दुबई में और कंपनी बी भी उठा रही है इंडिया में। मतलब 2 जगह डिडक्शन हो जाते हैं। तो वो हाइब्रिड मिसमैच है।
पार्टिसिपेशन एग्जेम्पशन रिजाइन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था डिविडेंड इंडिया में फ्री था और सामने वाले ने डेट मान रखा था, तो यहाँ पे तो डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो गया और सामने वाले ने खर्चा उठा लिया। जनरेशन ऑफ डिडक्शन विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग इनकम एंड मिसयूज ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर टैक्स भर के आते हैं तो उसका आपको सेक्शन 90 के अंदर डिडक्शन मिलता है, राइट। अगर आपने पढ़ा हो सेक्शन 90 के अंदर तो उसका आपको डिडक्शन मिलता है। तो ये सब क्या है, ये सब हाइब्रिड मिसमैच में बहुत तकलीफ है भाई। दोनों जगह टैक्स नहीं भर रहे हैं या दो जगह डिडक्शन ले रहे हैं। टैक्स भरना तो छोड़ो, दो जगह डिडक्शन ले रहे हैं उस चीज का। तब क्या होगा, तब रिकमेंडेशन क्या दिया बेप्स ने, ओईसीडी ने एक्शन प्लान 2 में क्या रिकमेंडेशंस दिए? अ रूल डिनाइंग ट्रांसपेरेंसी टू एंटिटीज वेयर द नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर रेजिडेंट कंट्री ट्रीट्स द एंटिटी एज ओपेक। सर ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी टू एंटिटी डिनाई करो, ये क्या है? ये यहाँ पे क्या मतलब, ये ओपेक है और ट्रांसपेरेंट है? तो देखिए इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी तो मैंने आपको भी समझाया कि एक कंट्री है जो मानती नहीं है कि तुम एग्जिस्ट करते हो, लाइक पार्टनरशिप फर्म, वो मानते ही नहीं है कि तुम एग्जिस्ट करते हो, वो तो पार्टनर से टैक्स लेंगे। ठीक है, तो इसमें लेट से वी टेक एन एग्जांपल कि एक कंपनी है, कंपनी ए जो यूएस के अंदर है, और एक कंपनी है, कंपनी बी जो इंडिया के अंदर है। ठीक है, अब इन दोनों कंपनी ने क्या किया, बीच में एक हाइब्रिड कंपनी बना दी। ठीक है, एक डमी कंपनी बना दी, हाइब्रिड कंपनी। अब कंपनी ए ने क्या किया, उसके अंदर बी के अंदर पूरा का पूरा स्टेक ले लिया, कंट्रोल ले लिया सारा का सारा। और कंपनी बी ने क्या, और हाइब्रिड कंपनी ने क्या किया, कंपनी बी के अंदर कंट्रोल ले लिया। अब वो हाइब्रिड कंपनी क्या करती है, लोन ले लेती है, थर्ड पार्टी से लोन ले लेती है और सिर्फ लोन का ब्याज चुकाती है। अब वो ब्याज क्या है, भारी है। और उस पैसे का क्या किया, उस हाइब्रिड कंपनी ने उस पैसे का क्या किया, जो बी कंपनी, जो इंडिया के अंदर बी कंपनी थी, उसके अंदर जो स्टेक खरीदा था वो उस लोन का पैसे से ही खरीदा, करेक्ट। अब वो हाइब्रिड कंपनी क्या करती है, सिर्फ ब्याज का पैसा चुकाती है, सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन लेती है। ठीक है, अब कंपनी ए क्या है, उसको ट्रांसपेरेंट मानती है। जो यूएस में कंपनी बैठी है, राइट, कंपनी ए, वो ट्रांसपेरेंट मानती है उसको। ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट मानेगी तो यानी कि वो सारा का सारा डिडक्शन ले लेगी उस इंटरेस्ट का। ट्रांसपेरेंट मानती तो मतलब मेरे लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू द यूएस लॉ वो कंपनी ट्रांसपेरेंट है। अगर वो कंपनी ट्रांसपेरेंट है तो उसका सारा का सारा खर्चा इनकम मैं ले लूंगा। अब उसका सारा का सारा खर्चा और इनकम, अगर उसका इनकम तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ खर्चा है, तो अगर उसका सारा का सारा खर्चा और इनकम मैं ले लेता हूं तो कंपनी ए यहाँ पे क्या करती है, डिडक्शन ले लेती है उस इंटरेस्ट का। ये हो गया ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कंपनी। और वही इंडिया क्या है, इंडिया ओपेक है। ठीक है, इंडिया ओपेक है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो वो क्या करेगी, अब सारा मैं क्या है, इंडिया जो बी कंपनी है वो क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, तो वो हाइब्रिड कंपनी के लिए सब्सिडरी कंपनी है। अब मैं क्या करता हूं, मैं उसमें जाके मर्ज हो जाऊं, मैं एक सब्सिडरी कंपनी हूं, तो मैं उसमें जाके मर्ज हो जाऊं और उसका सारा का सारा खर्चा ले लूं, तो मेरे को वैसे फायदा हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, दो जगह फायदे हो गए, कंपनी ए जो यूएस में बैठी है उसको और कंपनी बी जो इंडिया में बैठी है उसको, दोनों को फायदे हो गए। इस वजह से क्या रूल लाना चाहिए, डिनाइंग ट्रांसपेरेंसी टू एंटिटी, मतलब जो कंपनी ए जो ट्रांसपेरेंसी का फायदा उठा रही है उसको वो फायदा उठाने के लिए डिनाई करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन दिया बेप्स ने। अ रूल डिनाइंग एग्जेम्पशन और क्रेडिट फॉर फॉरेन अंडरलाइंग टैक्स डिविडेंड दैट आर डिडक्टेबल बाय द पेयर, मतलब कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था इंडिया में एग्जेम्प्ट है और बाहर की कंट्री के अंदर वो डिडक्शन लेता है। मैंने आपको बताया था अभी जस्ट डेट और इक्विटी का एग्जांपल देके। तो डेट के ऊपर तो इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट का वो वहाँ खर्चा ले लेता है, यहाँ पे क्या होता है, एग्जेम्प्ट इनकम होता है डिविडेंड, तो वो यहाँ पे एग्जेम्पशन ले लेता है। तो ऐसा रूल लाना चाहिए कि जो भी एग्जेम्पशन है वो डिनाई करना चाहिए और उसको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा करना चाहिए। अ रूल डिनाइंग अ फॉरेन टैक्स क्रेडिट फॉर विदहोल्डिंग टैक्स वेयर टैक्स इज क्रेडिटेड टू सम अदर एंटिटी। अगर कोई भी फॉरेन टैक्स क्रेडिट है
जो आपने पे किया है दूसरे कंट्री में के खाते में डाल दिया और वो उसको डिनाई हो जाना चाहिए। और सीएफसी रूल्स पे अमेंडमेंट लाने चाहिए। सीएफसी रूल्स क्या होते हैं वो नेक्स्ट एक्शन प्लान 3 में देखेंगे, क्योंकि एक्शन प्लान 3 के अंदर ही सीएफसी रूल्स के बारे में बताया है। इतना समझ में आ गया अभी तक हमें कि हाइब्रिड मिसमैच क्या होता है, कैसे न्यूट्रलाइज होगा, कैसे सबसे पहले बात तो होता ही क्या है हाइब्रिड मिसमैच, ठीक है, कैसे कैसे क्रिएट होता है, कैसे अचीव होता है, ये हमने देख लिया। अब रिकमेंडेशन क्या है ओईसीडी के वो हमने देख लिए। ब्रांच मिसमैच क्या होता है, देखिए ब्रांच मिसमैच भी सेम ही है। अब उसमें क्या है, एक कंपनी है उसका हेड ऑफिस यूएस में है और ब्रांच ऑफिस इंडिया में है। अब वो इस तरह से ही दोनों कंट्रीज के टैक्स लॉस का ऐसा फायदा उठाती है कि जो खर्चे हैं ब्रांच के वो वहाँ हेड ऑफिस में भी ले ले और वो यहाँ ब्रांच ऑफिस में भी ले ले, उसको ब्रांच मिसमैच बोलते हैं। और 2017 की रिपोर्ट में स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दिए थे ओईसीडी ने कि कैसे उनको कि डोमेस्टिक लॉज में, मतलब हर कंट्री के लॉ में कैसे उसको इंक्लूड किया जाए उन रिकमेंडेशंस को, ताकि कम से कम ये मिसमैच हो सके। ओके सर, ये भी समझ गए। सो हमारा एक्शन प्लान 1 कंप्लीट हो गया, राइट। एक्शन प्लान 2 हो गया। अब हम आते हैं एक्शन प्लान 3 पे। एक्शन प्लान 2 डिफिकल्ट था, एक्शन प्लान 3 थोड़ा उससे कम डिफिकल्ट है। लैंग्वेज आपको क्या है, टुकड़ों में इसको बांट के समझनी पड़ेगी। मैंने कोशिश की है कि वैसे ही टुकड़ों में लिखूं यहाँ पे। स्ट्रेंथन कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी रूल्स, ये क्या होता है सर, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी रूल्स। सो नाम से पता चल रहा है कि फॉरेन कंपनी को हम कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे, तो सर ये तो अच्छी बात है ना, फॉरेन कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं तो। नहीं 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 नहीं, इसमें क्या होता है, आज लेट से इंडिया में एक कंपनी है, कंपनी ए, दूसरी कंपनी नीदरलैंड्स में है, कंपनी बी। नीदरलैंड्स में लेट से वहाँ पे जो इनकम टैक्स है वो है 0। अब कंपनी ए की क्या है, इनकम है, बहुत सारी इनकम है, ठीक है, उसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम है, रेंटल इनकम है, काफ़ी तरह की इनकम है। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंटल इनकम, ये जितनी भी इनकम्स आती है ना, वो सारी की सारी कंपनी बी में शिफ्ट कर देता हूँ, जो कि लग्जमबर्ग में है। तो इससे क्या होता है कि सारी की सारी मेरी वो टैक्स फ्री हो गई इनकम। अब वो वहीं पड़ी है, पड़ी रहने तो मुझे इंडिया की इनकम से बहुत है, मुझे वो यूज़ में भी नहीं आ रही है और वो चाहिए भी नहीं अभी, तो मैं क्या करूँगा, उसको वहीं पड़ी रहने दूंगा। टैक्स कब भरना होगा, जब वो डिविडेंड पे करेगी यहाँ पे इंडिया में। तो लोग डिविडेंड भी पे नहीं करते थे, लोग 10-15 साल डिविडेंड भी छोड़ देते थे कि ठीक है पड़ा रहने दो पैसा वहीं पे। अब ये पैसा जब वहाँ पड़ा रहता है तो एक कंट्री को घाटा है, ठीक है। कुछ कंट्रीज ने क्या किया, लो टैक्स रिजाइम दिखा के, ये बोल के कि देखिए हमारे यहाँ टैक्स ही नहीं है, आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा है। आज आप दुबई देखेंगे कितना बड़ा हब बन गया है हर चीज़ का। वो क्यों बना, क्योंकि उन्होंने क्या क्रिएट किया, एक क्रिएशन किया कि वी आर टैक्स फ्री कंट्री, तो हर आदमी इन्वेस्ट करना चाहेगा वहाँ पे, राइट। वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो क्योंकि मेरे को इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है वहाँ पे, तो कुछ काफ़ी कंट्रीज ने ये चीज़ की। अब इससे क्या हुआ कि कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें वहाँ हुई, वहाँ कैपिटल इकट्ठा हो गई, बट जिन कंट्रीज की वो कैपिटल थी एक्चुअली उनको लॉस हुआ इस चीज़ से लॉस हुआ, तो उन्होंने ये चीज़ ओईसीडी को बोली, इसको एड्रेस किया गया और इसके लिए एक्शन प्लान 3 आया, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी रूल्स, ठीक है। आई थिंक वी आर वेरी क्लियर इन दिस कि ये क्या होता है। फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। शिफ्टिंग इन्वेस्टमेंट इनकम एंड पैसिव इनकम टू सब्सिडरीज इन लो टैक्स और नो टैक्स jurisdiction. Many countries have high tax rate and companies used to shift their profit to subsidiary companies having low tax rate. Governments were disturbed with this and due to this rules came out known as CFC. OECD final report does not propose a minimum standard for CFC. OECD ने कोई भी मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं बताया है CFC के लिए, क्योंकि मिनिमम स्टैंडर्ड हमने देखा था कि वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि CFC के जो रूल्स थे उसके ऊपर काफ़ी मतभेद हुए थे कंट्रीज़ में। कोई बोला था ये वाला रूल नहीं लेंगे, कोई बोला था वो रूल नहीं लेंगे, तो समन्वय नहीं आया, कहीं पे भी वो एक दूसरे के साथ अग्री नहीं हुए किसी भी चीज़ पे, इसलिए इसको मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं बनाया, इसको एक इम्पॉर्टेंट
और बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंडेशन दिया OECD ने कि आप ठीक है इसको एज अ बेस्ट प्रैक्टिस तो ले लीजिए कि क्या क्या आपको करना है। अब भाई मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं है कोई चीज़ इंडिया में, अगर कोई चीज़ मिनिमम नहीं है तो इंडिया वाले तो कैसे लेंगे उस चीज़ को। तो इसलिए देयर आर नो CFC रूल्स इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये हमको याद रखना है, ये तो हमें याद हो ही गया कि भैया अगर मिनिमम ही नहीं है तो इंडिया में तो फिर मुश्किल है लेना। बट सेक्शन 115 BBD है एक, ये तो था कि हमारा पैसा वापस आए, करेक्ट। अगर आपको याद हो तो LTCG एग्जेम्प्ट किया था 1038 के अंदर, और रेट 10% कर दी थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर चीज़ों पे, अगर वो नॉन रेजिडेंट से होती है, ताकि क्या चाहते थे हम कि जो भी पैसा रूट हो रहा है इधर उधर वो हमारा वापस इंडिया में आ जाए, ठीक है। इसलिए हमने कहा था कि एग्जेम्प्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आप पैसा तो वापस लाओ। ये चिदम्बरम जी ने किया था। अब 115 BBD क्या लाए हैं, इट प्रोवाइड्स अ कंसेशनल टैक्स रेट ऑफ 15% ऑन डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम अ स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। मतलब अब देखिए वैसे ज़्यादा है रेट नॉन रेजिडेंट के लिए, ठीक है, हर चीज़ के लिए, लेकिन इसके लिए ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, आप यहाँ पे वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए, ये स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी क्या होती है, जिसके अंदर एक इंडियन कंपनी ने 26% शेयर ले रखा हो। ये तो हमें पता ही है सर, फॉरेन कंपनी क्या होगी, अगर इंडियन कंपनी 26% शेयर ले लिया तो वो फॉरेन कंपनी हो गई, ठीक है। उस स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी को हम 15% ही टैक्स रेट लगाएंगे अगर उससे कुछ भी हमें डिविडेंड मिलता है तो। सो एनी डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15% ग्रॉस बेसिस पे, ना कि नेट बेसिस पे, ठीक है। ये हम समझ गए। ओके सर, थैंक यू, ये हम समझ गए। अभी हम आ जाते हैं, तो हम एक्शन प्लान 1 समझ गए, एक्शन प्लान 2 हाइब्रिड मिसमैच समझ गए, एक्शन प्लान 3 CFC रूल समझ गए, ठीक है। ओवरव्यू आ गया आपको पूरा उनका। ओके सर, अब एक्शन प्लान 4 इंटरेस्ट डिडक्शन एंड अदर फाइनेंशियल पेमेंट। ये मैंने आपको जैसे फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, ये सेक्शन 94B से रिलेटेड है, जो इंडिया के अंदर सेक्शन 94B आया है। सो अब इसमें क्या होता है, इसमें MNCs क्या करती है, इंटरेस्ट के डिडक्शन चौतरफा ले लेती है। जितनी कंट्रीज है उनका बस चले तो हर कंट्री में वो लोग क्या करें, इंटरेस्ट का डिडक्शन ले ले। इंटरेस्ट एक ही जगह चूक रहा है, एक ही जगह चुका रहे हैं, खर्चा जो है वो एक ही जगह हो रहा है, लेकिन वो ट्राई करते हैं कि डिडक्शन हर जगह मिल जाए, ठीक है। उससे क्या होगा, वही बेस इरोड हो रहा है ना भाई, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट जो एक ही जगह डिडक्ट होना चाहिए था, जो इंडिया में ही होना चाहिए था, वो अब US में भी हो रहा है, वो नीदरलैंड्स में भी हो रहा है, वो जिम्बाब्वे में भी हो रहा है, वो केन्या में भी हो रहा है, तो हर जगह का टैक्स बेस इरोड हो रहा है। सो हाउ MNCs आर एबल टू इरोड देयर टैक्स बेस, what do they do is locating third party debt in high tax countries। सर हाई टैक्स कंट्रीज में क्यों करेंगे, अरे खर्चा ज़्यादा मिलेगा ना वहाँ पे। अगर मैं किसी ऐसी कंट्री में धंधा कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत टैक्स है, US में मान लो 40% टैक्स है, इंडिया में 30% टैक्स है, किसी कंट्री में 50% टैक्स है, तो वहाँ पे ले जाऊँगा सारा का सारा डेट, मेरा सारा का सारा खर्चा वहाँ ले लूँगा, तो मेरे को टैक्स कम भरना पड़ेगा। चाहिए मैंने लोन कहीं भी लिया हो, लोन ऐसी जगह लिया हो जहाँ पे 10% ही टैक्स लगता है, अब वहाँ डिडक्शन लेने का फ़ायदा नहीं है ना, वहाँ तो 10% का ही फ़ायदा हुआ। ऐसी जगह लूँगा जहाँ पे 40% का मेरा इनकम टैक्स रेट है, तो क्या हुआ, मुझे 40% फ़ायदा हो जाएगा उसकी वजह से। यूजिंग इंट्रा ग्रुप लोन्स टू अचीव इंटरेस्ट डिडक्शन इन एक्सेस ऑफ ग्रुप्स एक्चुअल थर्ड पार्टी इंटरेस्ट एक्सपेंस। मतलब एक ही ग्रुप है, उसकी कई कंपनीज है, वो आपस में घुमा लेते हैं इंटरेस्ट को, ठीक है, और हर जगह इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। यूजिंग रिलेटेड पार्टी और थर्ड पार्टी डेट, हाँ ये देखिए, यूजिंग रिलेटेड पार्टी और थर्ड पार्टी डेट टू फाइनेंस द प्रोडक्शन ऑफ एग्जेम्प्ट और डेफर्ड इनकम। क्या करते हैं, रिलेटेड पार्टी से ही लोन ले लेते हैं और उसको एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। सर क्या मतलब हुआ, आज मैंने क्या किया, मैं A हूँ और मेरा B भाई है, ठीक है,
मैंने क्या बोला, यार भाई यार एक बार लोन देना, दिखाने के लिए लोन दे दे। वो मेरे को क्या करता है, 1,000 रुपये दे देता है। ठीक है, अब मैं उसको उस पर ब्याज दिखा देता हूँ कि मैं इसको हर महीने का 10 रुपया ब्याज चुका रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या किया, यहाँ पे 10 रुपये का डिडक्शन ले लिया, और वही 1,000 रुपया मैंने क्या किया, एक डिविडेंड अर्निंग इनकम में लगा दिया। तो मेरे को एग्जेम्प्ट इनकम आ रहा है। अब मैं एग्जेम्प्ट इनकम भी कमा रहा हूँ और खर्चा भी ले रहा हूँ उसका बिजनेस के अंदर। ऐसा ही इसके अंदर लोग करते हैं। इंडिया के अंदर सेक्शन 14A है इसके लिए, फॉर डोमेस्टिक लॉ। डोमेस्टिक लॉ के लिए 14A है, बाकी इंटरनेशनली मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अभी देखिए कितने बड़े लूप होल्स है ये, कैसे बेस इरोड होता है इसके अंदर। तो इन लूप होल्स को ओवरकम करने के लिए बेप्स ने क्या रिकमेंड किया, OECD ने क्या रिकमेंड किया, लिंकिंग एन एंटिटीज नेट इंटरेस्ट डिडक्शन टू इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब भैया अगर कोई कंपनी है जिसका ग्लोबल प्रेजेंस है, तो उसका जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है, जो ग्लोबली जो उसका खर्चा है ब्याज का, उसको उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि उसका धंधा जो है उससे लिंक कर दो। मतलब एक कोई भी प्रोपोर्शन बिठा दो कि अगर 1,000 रुपए की सेल है तो तेरे को 10 रुपए तक का ही इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर मिल सकता है, या तेरा इतना अगर परचेज है इतना, मतलब हर चीज़ को आप क्या करो, लिंक कर दो। अगर 10% कर दो या 1% कर दो, सेल का 1% कर दिया, अब वो 1,000 रुपया हो चाहे 10,000 रुपया हो उसका सेल, उसको 1% मिलेगा उसका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। तो दिस इज व्हाट इज एंटिटीज नेट इंटरेस्ट डिडक्शन टू इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब उसको लिंक कर दो, समझ गए? वेरी कॉमन अप्रोच, वेरी अंडरस्टैंडेबल थिंग। ठीक है, लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट दी हुई है बट समझने के बाद एकदम ईजी है। क्या क्या रूल हो सकते हैं? फिक्स रेशियो रूल होता है बेंचमार्क के हिसाब से, जो कि हमारे इंडिया ने अपनाया है सेक्शन 94B में। हाईलाइट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इंडिया के अंदर फिक्स रेशियो रूल यूज किया है सेक्शन 94B के अंदर। आपके मॉड्यूल में भी शायद नहीं दिया हो। ग्रुप रेशियो रूल, डिडक्ट मोर इंटरेस्ट एक्सपेंस बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ इट्स वर्ल्ड वाइड। पूरे दुनिया का देखेंगे क्या दुनिया के अंदर चल रहा है उस कंपनी का, उस हिसाब से दे देंगे। और टारगेटेड रूल, जो कि स्पेसिफिक रूल्स दिए हुए हों। अब ये सेक्शन 94B को समझाने के लिए मैंने कोशिश की है कि आपको चार्ट से समझाऊं। पता नहीं कितना यूजफुल तो होना चाहिए ये। सेक्शन 94B इंडिया के अंदर आया अप्रैल 2017 के अंदर। सेक्शन 94B किस चीज़ के लिए आया? ये आर्टिकल 4 के अंदर जो दिया है इंटरेस्ट के डिडक्टिबिलिटी का, कि 2 जगह 4 जगह 10 जगह इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं ले ले, उसके लिए सेक्शन 94B इंडिया के अंदर आया। इसको थिन कैपिटलाइजेशन रूल बोलते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर इंडिया ने क्या किया, फिक्स रेशियो रूल लिया। ओके, इट इज इन लाइन विद बेप्स एक्शन प्लान 4। ये बेप्स एक्शन प्लान 4 से के लाइन में है। अब इसको कब सेक्शन 94B एप्लीकेबल होगा, तो हम वो एक एक कंडीशन पढ़ लेंगे टुकड़ों में। तो कब होगा सेक्शन 94B एप्लीकेबल? एक तो बोरोवर जो लोन लेगा वो क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी, यानी कि जैसे कि कंपनी ए इंडिया के अंदर है, कंपनी ए वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, या फिर वो फॉरेन कंपनी की पी हो सकती है। तो कंडीशन 1 तो क्या हो गई, इंडियन कंपनी होनी चाहिए या पी होना चाहिए। कंडीशन 2 क्या हो, इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एक्सीडिंग INR 1 करोड़ विच इज डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGBP। ऐसा उसको इंटरेस्ट, मतलब अच्छा देखिए पहले सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, उसको 1 करोड़ से ऊपर का इंटरेस्ट का खर्चा करना चाहिए, जो कि उसको डिडक्शन किस में मिलता है उस चीज़ का, उसको PGBP के अंदर। ठीक है, तो 1 करोड़ का खर्चा उसका इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो 1 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, तभी सेक्शन 94B एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके सर। फिर कंडीशन 3 क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट इशूड बाय नॉन रेजिडेंट बीइंग एन ए और अ थर्ड पार्टी लेंडर। वो डेट जो होना चाहिए, जो लोन लिया हुआ होना चाहिए, वो लोन आप किससे लोगे, एक नॉन रेजिडेंट से लोन लोगे। और वो नॉन रेजिडेंट कौन होगा, या तो आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइज होना चाहिए, एई का मतलब है एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ठीक है, तो आप
समझिए, ये जो रूल है, दिस रूल इज ऑल अबाउट, जो आप ट्रांसफर प्राइसिंग में पढ़ते हैं, ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वही 26% वोटिंग पावर और वो सब वाला जो है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग वाला चैप्टर। तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज से अगर आप लोन लेते हैं तब आपका सेक्शन 94 भी एप्लीकेबल होता है, या फिर आप थर्ड पार्टी लेंडर से लोन लेंगे बट हाँ, ये बहुत टिपिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट वेयर द ए प्रोवाइड्स इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट गारंटी टू सच लेंडर। मान लीजिए आपने आज क्या किया, HSBC से लोन लिया, ठीक है, मैं कंपनी ए हूँ, इंडिया के अंदर हूँ, और मैंने किससे लोन लिया, HSBC इंडिया से। अब उस HSBC इंडिया को गारंटी किसने दी, मेरी यूएस की होल्डिंग कंपनी ने, ठीक है। अगर आपका ए आपके लिए गारंटी देता है कि भैया इसको लोन दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं ना, तब आपका सेक्शन 94 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो वापस से एक बार रिवाइज कर लें, बोरो ये किसको, सेक्शन 94 भी किसको एप्लीकेबल होगा, इंडियन कंपनी को होगा जिसका 1 करोड़ से ज़्यादा इंटरेस्ट का खर्चा हो, जिसने लोन जो लिया है वो ए से लिया हो या फिर थर्ड पार्टी से लिया हो जिसका गारंटर ए हो। ओके सर। नॉट एप्लीकेबल टू बोरोवर्स एंगेज इन बैंकिंग, बैंकिंग वालों को नहीं लगेगा। अब ठीक है सर, ये तो कंडीशन होगी, कब ट्रिगर होगा, कब सेक्शन 94 भी एप्लीकेबल होगा, कितना डिसअलाउ होगा, ये तो आप समझ गए ना। ये कंडीशन क्या है कि सेक्शन 94 बी की एप्लीकेबिलिटी की, कब एप्लीकेबल होगा, ये तो सर आपने बता दिया, ये कंडीशन है, ये सब फुलफिल हो जाती है सारी की सारी कंडीशन, तो सेक्शन 94 भी एप्लीकेबल हो जाता है। फिर उसमें फिर कितना डिसअलाउ हो जाता है, आज अगर किसी ने 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा है, इंटरेस्ट का ए से लिया है, सब कुछ है, तो कितना उसको डिसअलाउ होगा, लोअर ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेड और पेएबल इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ इबिट्टा एंड इंटरेस्ट पेड और पेएबल टू एज। मतलब टोटल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग योर डोमेस्टिक इंटरेस्ट। अभी 2 तरह के इंटरेस्ट हो गए ना, एक तो आपने ए को पे किया होगा, अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को 100 रुपये पे किया मान लीजिए, और 100 रुपये आपने यहाँ पे डोमेस्टिक इंडियन बैंक को पे किया या इंडियन पार्टीज को पे किया, तो टोटल 200 रुपये हो गया। तो उस 30% जितना भी इबिट्टा, हाँ अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, इबिट्टा देखेंगे। इबिट्टा क्या होता है सर, आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके अंदर एक आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो होता है इबिट्टा। तो 30% ऑफ इबिट्टा, मान लीजिए आपका इबिट्टा है 100 रुपया और उसका 30% कितना हुआ, 30 रुपया, करेक्ट। उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट का खर्चा होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा, करेक्ट। या फिर आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है ए को, इन दोनों में जो लोअर होगा वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। ये अभी आगे एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा थियरी से। इंटरेस्ट डिसअलाउड कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अप टू 8 असेसमेंट ईयर। जो भी इंटरेस्ट यहाँ डिसअलाउ होगा वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको 8 साल तक। ये रहा आपका एग्जाम्पल, इससे आपको आई गेस ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन लोन टेकन फ्रॉम नॉन ए। तो इंटरेस्ट आपने ए से लिया, ठीक है, लोन, उस पर कितना ब्याज का खर्चा है आपका, 100 रुपया, 100 करोड़ रुपए। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन लोन टेकन फ्रॉम थर्ड पार्टी 50 करोड़ रुपए। तो यानी कि आपका कितना हो गया टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे, 150 करोड़ हो गया। जो मैं आपको बात कर रहा था कि ए और नॉन ए दोनों का मिला के कितना हो गया टोटल इंटरेस्ट, 150 करोड़। इबिट्टा कितना है आपका, वो है 300 करोड़, करेक्ट। इबिट्टा क्या है यहाँ पे, आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये इबिट्टा आपकी 300 करोड़ है। तो 30% ऑफ इबिट्टा कितना हुआ, 90 करोड़। तो इंटरेस्ट कितना डिसअलाउ करेंगे, इंटरेस्ट आप डिसअलाउ करेंगे इसके ऊपर जो भी आपने ब्याज का खर्चा किया है, ठीक है, यानी कि 150 माइनस 90। यही बात की थी ना हमने यहाँ पे, हमने क्या बोला था, लोअर ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेड इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ इबिट्टा और इंटरेस्ट पेड और पेएबल टू एज विच एवर इज लोअर। तो आपने यहाँ पे एक्सेस इंटरेस्ट पे कितना किया, 300 का 30% 90 हो गया इबिट्टा, करेक्ट। और इन दोनों में से जो भी लोअर होगा सी और ई में से 150 और 90 में से 150 माइनस 90 करेंगे, यहाँ पे 60 आ गया एक्सेस इंटरेस्ट पेड। और टोटल इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेजिडेंट ए वो कितना है, 100 करोड़।
तो 60 और 100 में जो भी लोअर होगा वो यहाँ पे आपका डिसअलाउंस हो जाएगा और इसको आप 8 साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई थिंक वी आर क्लियर नाउ कैसे कैलकुलेशन करेंगे। थोड़ा सा टिपिकल है बट आप एक या दो बार करेंगे, अपने हाथ से लिख के करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके तो अभी मेरे अकॉर्डिंग 4 हमारे आर्टिकल हो गए हैं, 4 हमने पढ़ लिए हैं बेब्स के ऊपर। बाकी के जो बेब्स के आर्टिकल है मैं ट्राई करूंगा कि कल शाम तक या फिर परसों तक सारे के सारे बाकी जितने भी बचे हैं वो सारे हम डाल दें, सारे पढ़ लें, रिवाइज कर लें, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, ट्राई करेंगे क्वेश्चंस करें क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। सो क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो एक साथ ही सब चीज़ें ओवर हो जाएगी। और मेरे आपसे एक्चुअली ये पीपीटी बनाने में, ये लेक्चर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, इन केस मैं चाहता हूँ कि आपके सब फ्रेंड्स को फ़ायदा मिले, फाइनल के स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिले, ताकि मैं और मोटिवेट होकर और आगे इसको कैरी ऑन कर सकूँ और बना सकूँ इनके ऊपर लेक्चर्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं कल। थैंक यू।